हेलो बच्चों, एक बार फिर से उसी अंदाज में स्वागत है आप सभी का अपने चैनल अभिजीत ऑनलाइन क्लासेस पर। तो प्यारे बच्चों, मैंने हिस्ट्री का क्लास लगातार दे दिया है और उसमें से जो है पहला चैप्टर का क्लास मैंने कंप्लीट कर दिया है, जिस चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। और उसके बाद मैंने लेकर के आया हूँ आज ये भूगोल का क्लास, जिसमें एक क्लास मैंने पहले दे दिया है आप सभी को, जिस चैप्टर का नाम है भारत संसाधन एवं उसके उपयोग, है ना। तो प्यारे बच्चों, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर मैंने संसाधन के बारे में सबसे पहले आप सभी को बता देना चाहता हूं कि संसाधन के बारे में मैंने बहुत सारे अच्छे से परिभाषा दे चुका हूं। यानी संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन को कितने पार्ट्स में विभाजित किए गए हैं और संसाधन क्या है, संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं, इन सभी डिटेल्स को मैंने सभी प्यारे बच्चों को दे दिया है। तो आज जो है हम लेकर के आए हैं भूगोल, है ना। आज क्या लेकर आए हैं जी? भूगोल। ठीक है प्यारे बच्चों, सभी लोग को ये चीज दिखाई दे रहा होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लगातार हम देखेंगे कि इस भूगोल में जो है भारत संसाधन और उसके उपयोग में मैंने क्या क्या पहले बता दिया है, उसका रिवाइज पहले करा देते हैं, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले आप लोग देखेंगे संसाधन, संसाधन, है ना, और उसके प्रकार को, है ना, प्रकार, संसाधन और उसके प्रकार को, है ना जी। तो आइए, संसाधन किसे कहते हैं? हमारे ये दुनिया में हमारे अगल बगल में जितने भी वस्तुएं हैं जिसका हम क्या करते हैं कि भली भांति उपयोग करते हैं, उसको क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। लेकिन संसाधन के उपयोग मैंने उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर बता दिया है, ठीक है ना। उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर, है ना, उपयोगिता के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर मैंने बता दिया है बच्चों, ठीक है। आइए यहाँ पे देखते हैं। उत्पत्ति के आधार पर मैंने बताया था, उत्पत्ति के आधार पर मैंने बताया था ना कि एक जैव संसाधन होता है, एक जैव संसाधन होता है और एक अजैव संसाधन होता है ना जी। एक क्या होता है जी? जैव संसाधन होता है और एक अजैव संसाधन होता है। अब चलिए हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे इन सभी चीजों को बिल्कुल आराम से, है ना। आइए, और उपयोगिता के आधार पर बच्चों, उपयोगिता के आधार पर मैंने क्या बताया था? दो प्रकार के होते हैं संसाधन, है ना। उपयोगिता के आधार पर संसाधन को दो भाग में विभाजित किए गए हैं बच्चों। एक हुआ आपका नवीकरणीय, 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 है ना। उसके बाद दूसरा क्या है? अनवीकरणीय, अनवीकरणीय, है ना जी। एक हो जाएगा नवीकरणीय, दूसरा हो जाएगा अनवीकरणीय। जिसको पुनः प्राप्त किया जा सके उसको कहते हैं नवीकरणीय, जिसको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सके उसको कहते हैं अनवीकरणीय। प्लेलिस्ट में आप लोग जा करके इस नाम से 10th आप लोग को मिल जाएगा, क्लास 10th जियोग्राफी, जियोग्राफी, जियोग्राफी 2026, इस नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएंगे बच्चों आपको चैनल पे। आप लोग जा करके यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे और स्वामित्व के आधार पर मैंने कितना भाग में बताया था जी? स्वामित्व के आधार पर 4 प्रकार के मैंने बताया था, 4 प्रकार के बताया था संसाधन को, ठीक है ना। आइए, सबसे पहला देखेंगे, दूसरा देखेंगे, तीसरा देखेंगे और चौथा भी देखेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले मैंने बताया था व्यक्तिगत संसाधन, व्यक्तिगत बताया था बच्चों। व्यक्तिगत के बाद मैंने क्या बताया था? व्यक्तिगत के बाद मैंने सामुदायिक बताया था, सामुदायिक, है ना, सामुदायिक बताया था। और उसके बाद यहाँ पे क्या बताया था? राष्ट्रीय बताया था, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय बताया था। और यहाँ पे क्या बताया था? चौथा नंबर में अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय बताया था, है ना जी। तो प्यारे बच्चों, सभी लोगों को यहाँ जितना भी टॉपिक्स बताए गए हैं सारे को डिफाइंड किए गए हैं पिछले क्लास में। यानी कि आप लोग जाकर के इस चीज को प्लेलिस्ट में पढ़ सकते हैं, अच्छी तरह से देख सकते हैं, है ना जी। चलिए, तो आगे हम लोग आज देखेंगे बच्चों। आज क्या देखेंगे? आज हम लोग देखेंगे अगला हम लोग का जो पार्ट्स होने वाला है, ये होने वाला है बच्चों विकास के आधार पर, विकास के आधार पर संसाधन को कितने भागों में विभाजित किए गए हैं, ठीक है ना जी। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। चलिए, यहाँ आप लोग देखेंगे, यहाँ दिखाई दे रहा है ना सभी बच्चों को, ठीक है। आगे देखेंगे बच्चों, कह रहा है कि विकास के स्तर के आधार पर, विकास, विकास के स्तर, स्तर के आधार पर, आधार पर, ठीक है, स्तर के आधार पर, विकास के स्तर के आधार पर जो है
कितने भाग में बांटे गए हैं बच्चों? संसाधन 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 जो है 4 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं जी? 4 प्रकार के हैं। 4 प्रकार के हैं, ठीक है ना। कितने प्रकार के हैं जी? 4 प्रकार के हैं। पहला क्या हो जाएगा बच्चों? पहला क्या हो जाएगा? संभावी संसाधन। पहला क्या हो जाएगा जी? संभावी संसाधन, है ना जी, संभावी संसाधन। दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों? दूसरा क्या हो जाएगा जी? विकसित संसाधन। क्या हो जाएगा जी? विकसित संसाधन, है ना। दूसरा क्या हो जाएगा? विकसित संसाधन। क्लियर। आइए तीसरा नंबर में देखते हैं। तीसरा हो जाएगा भंडारण संसाधन। भंडारण संसाधन। तीसरा क्या हो जाएगा बच्चों? तीसरा हो जाएगा संचित कोष संसाधन, है ना। क्या हो जाएगा? संचित कोष संसाधन, है ना। संचित कोष संसाधन। ध्यान से देखेंगे नाम से ही पता चल रहा है ना कि संभावी संसाधन का अर्थ क्या होता है? जो संभव हो पाए, है ना। जो संसाधन संभव हो पाए, यानी कि संभावी संसाधन हम ये कह सकते हैं कि वैसे संसाधन जिसका भविष्य में उपयोग किया जाना संभव हो, ठीक है। विकसित संसाधन का अर्थ क्या होता है? विकसित संसाधन वैसे संसाधन जिसको तकनीक के आधार पर उपयोग में लाया जा सके, उसको क्या कहते हैं जी? उसको कहते हैं विकसित संसाधन। और भंडारण संसाधन किसे कहते हैं? जो भंडारण के रूप में हमें दिखाई तो दे रहा है, लेकिन उसको उपयोग करने के लिए कोई टेक्निक अभी नहीं खोजा गया है, जिसको हम लोग भविष्य में उपयोग कर सकते हैं, उसको कहते हैं भंडारण संसाधन। यहाँ जो है संचित कोष संसाधन लगभग इससे मिलता जुलता होता है, ठीक है ना। संचित कोष संसाधन जो है इसका भी एक प्रकार से संचित करके रखा गया है, और जिस दिन इसका टेक्नोलॉजी खोज लिया जाएगा उस दिन इसका हम लोग उपयोग करेंगे। उसको क्या कहते हैं? संचित कोष संसाधन कहते हैं, ठीक है। आइए सबसे पहला हम लोग देखते हैं संभावी संसाधन, है ना। संभावी संसाधन, ध्यान देंगे बच्चों सभी लोग। संभावी संसाधन किसे कहते हैं? वैसे संसाधन जिसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं, वैसे सभी बच्चे जो है एग्जाम में इसी प्रकार से लिखेंगे, वैसे संसाधन जिसे, है ना, वैसे संसाधन जिसे भविष्य में उपयोग में लाया जा सके, जिसे भविष्य में उपयोग में लाया जा सके, उपयोग में लाया जा सके, है ना। भविष्य में उपयोग में लाया जा सके, या फिर लाने की संभावना, चलिए इससे भी अच्छा है उपयोग में लाने की संभावना हो। नाम से पता चल रहा है ना संभावी संसाधन, इसलिए संभावना लिख रहा है, ठीक है। संभावना हो, भविष्य में उपयोग में लाए जाने की संभावना हो। जैसे हिमालय के मध्य भाग में जो है बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, ऐसे बहुत सारे पेट्रोलियम भी पाए जाने की संभावना है। तो उसे जो है हम ये सोच रहे हैं कि बाद में उसका कोई टेक्निक अगर खोज लिया जाएगा तो हिमालय के अंदर जो भी खनिज है उसको हम लोग उपयोग में लाएंगे आने वाले समय में, यानी उसको उपयोग में लाए जाने की संभावना है। इसलिए उसको क्या कहेंगे बच्चों? उसको क्या कहेंगे जी? संभावी संसाधन कहेंगे, ठीक है ना। जो कि संभावित हो, संभावना हो, ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे वैसे संसाधन जिसे भविष्य में उपयोग में लाए जाने की संभावना हो, ठीक है ना, संभावना हो, उसे संभावी संसाधन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संभावी संसाधन, उसे संभावी संसाधन कहते हैं, ठीक है। सभी बच्चे नोट करना इसे अच्छी तरह से। उसके बाद दूसरा में क्या है बच्चों? उसके बाद दूसरा में क्या है? चलिए इसका थोड़ा सा उदाहरण मैं दे देता हूँ, ठीक है ना। उदाहरण तो बनता है बच्चों, जैसे हिमालय की क्षेत्र में खनिज, हिमालयी क्षेत्र की खनिज, है ना। हिमालयी क्षेत्र की खनिज कह सकते हैं, पवन ऊर्जा कह सकते हैं, ठीक है। सौर ऊर्जा कह सकते हैं, सौर ऊर्जा। देखिए
से जो हमें ऊर्जा मिल रहा है ना, अभी सूर्य का प्रकाश से जो भी हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं उसे क्या करते हैं कि सोलर प्लेट से ऊर्जा को हम लोग यूज करते हैं, लेकिन उतना मात्रा में हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं जितना मात्रा में हमें यूज करना चाहिए। यानी सोलर का यूज तो अभी कर ही रहे हैं, लेकिन उसको और भी ज्यादा यूज करने की टेक्नोलॉजी अभी खोजी जा रही है हमारे इंडिया में। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सौर ऊर्जा अभी हमें पता है, यानी उससे और भी अधिक ऊर्जा प्राप्त करने की संभावना है। यहाँ पे पवन ऊर्जा, हवा जो चलता है उससे केवल और केवल एक पवन चक्की का यूज करके हम पवन ऊर्जा को प्राप्त करते हैं, लेकिन और भी ज्यादा उससे ऊर्जा प्राप्त करने की संभावना है, ठीक है ना। इसलिए हम कह सकते हैं हिमालयी क्षेत्र की खनिज, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा, ठीक है। आइए अब हम चलते हैं दूसरा नंबर में, देखते हैं, ठीक है ना। दूसरा नंबर में है विकसित संसाधन। क्या जी? विकसित संसाधन है ना जी, विकसित संसाधन है बच्चों। विकसित संसाधन हम किसे कहते हैं? तो विकसित संसाधन हम उसे कहते हैं यानी कि वैसे संसाधन जिन्हें, है ना, एक बार हम लिखते हैं यहाँ पे, सभी बच्चे ध्यान देंगे। वैसे संसाधन, वैसे संसाधन, वैसे संसाधन जिन्हें हम क्या करते हैं जी? वैसे संसाधन जिन्हें उपलब्ध तकनीक के आधार पर, जिन्हें उपलब्ध तकनीक के आधार पर, है ना, तकनीक के आधार पर उपयोग में लाया जा सकता है, उपयोग में लाया जा सकता है, उपयोग में लाया जा सकता है, ठीक है ना। वैसे संसाधन जिन्हें उपलब्ध तकनीक के आधार पर उपयोग में लाया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं विकसित संसाधन, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, दिखाई दे रहा है ना सभी बच्चों को, ठीक है। यहाँ जैसे, ठीक है, जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं असम में मुंबई में, ठीक है ना, असम में मुंबई में जो चीज खोज लिया गया है, यहाँ से तेल शोधक कारखाना भी बनाए गए हैं। असम में, मुंबई में, आपको ये गुजरात में है ना, यहाँ से सभी से इन सभी जगहों से तेल प्राप्त किया जाता है, यानी कि ऐसे संसाधन जो खोज लिए गए हैं, ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं बच्चों? विकसित संसाधन। यानी कि जिस संसाधन को विकसित कर लिया गया है, यहाँ जो है मुंबई से, असम से और गुजरात से तेल निकाले जाते हैं, ठीक है ना। इन सभी क्षेत्रों को तेल क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, तेल क्षेत्र। इन सभी क्षेत्रों को तेल क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं बच्चों, भंडार संसाधन, ठीक है ना। आइए उसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर में भंडार संसाधन, है ना, भंडार संसाधन। आइए सभी बच्चे एक एक करके इन सभी चीजों को नोट करते चलेंगे बच्चों, है ना। जो भी बच्चे चाहें इसका स्क्रीनशॉट भी कर लेंगे और उसके बाद इसको कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक है। आइए तीसरा नंबर की बात करें, तीसरा नंबर की, तो क्या है बच्चों? भंडारण संसाधन, भंडारण संसाधन, है ना जी, भंडारण संसाधन, ठीक है। तो नाम से ही पता चल रहा है ना कि भंडारण संसाधन किसे कहते हैं, यानी कि जिसको भंडारित किया गया हो, जिसको एकत्रित किया गया हो। जैसे मान लीजिए कि आलू हो गया, अगर अधिक मात्रा में कहीं आलू निकल जाता है ना किसानों के लिए कहीं कृषि से, तो क्या करते हैं कि एक गोदाम में उसको भंडारित कर देते हैं, और भंडारित करने के बाद में क्या करते हैं ना कि वे सभी लोग बाद में उस आलू का यूज करते हैं, यानी कि बाद में सब्जी बना करके उसे खाते हैं, ठीक है ना। उसमें क्या किया जाता है कि एयर कंडीशन को सही रखा जाता है, जैसे उसमें बहुत सारे फैन लगा दिए जाते हैं, और फैन लगा देने के बाद में क्या होता है कि आलू को ठंडा रखता है, और ठंडा रखने के कारण क्या होता है कि जीवाणु विषाणु उसमें पैदा नहीं हो पाते हैं, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन आलूओं में नहीं हो पाता है, जिससे क्या होता है कि बाद में हम उसका उपयोग करते हैं। तो इसलिए भंडारण संसाधन हम किसे कहते हैं? वैसे संसाधन जिन्हें उपयुक्त तकनीक के अभाव में वर्तमान में क्या किया जा रहा हो, वर्तमान में उपयोग में नहीं ला जा सकता, भंडारण संसाधन कहते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं कि तकनीक के अभाव में, है ना, जिसका उपयोग नहीं किया जा रहा हो, जिसका उपयोग नहीं किया जा रहा हो, है ना, जिसका उपयोग नहीं किया जा रहा हो, उसको क्या कहते हैं बच्चों? उसको क्या कहते हैं हम लोग? भंडारण संसाधन कहते हैं। यानी कि संसाधन तो है, लेकिन उसका हम लोग भंडारण करके रखे हैं कि उसका हम लोग उपयोग करेंगे जब इसका तकनीक मिल जाएगा
तब करेंगे, ठीक है ना। चलिए चौथा नंबर में क्या हो जाएगा आपको, चौथा नंबर में कह रहा है संचित कोष संसाधन, इसका भी लगभग सेम ही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। संचित कोष संसाधन में भी लिख सकते हैं कि संचित करके यानी कि भंडारण करके इसको लिखेंगे कि संचित कोष संसाधन। देखिए संचित का मतलब और भंडारण का मतलब लगभग सेम होता है, किसी चीज को संचित करके रखिए या फिर भंडारित करके रखिए, इसलिए यही उत्तर इसमें भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही शानदार सा टॉपिक आ रहा है, बिल्कुल नया टॉपिक आ रहा है, संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन, संसाधन नियोजन है ना जी। चलिए संसाधन नियोजन सबसे पहले देखेंगे कि नियोजन का अर्थ क्या होता है बच्चों। नियोजन का अर्थ क्या होता है, देखिए कोई भी चीज़ों के लिए, कोई भी कामों के लिए, जैसे हमारे भारत की आज़ादी के लिए सबसे पहले क्या बनाया गया था, बहुत सारे आंदोलन बनाए गए थे, बहुत सारे आंदोलन क्रांति किए गए थे, बहुत सारे हमारे वीर सेनानियों के द्वारा उसमें क्रांति जो किए जा रहे थे ना, सभी नियोजन के द्वारा किए जा रहे थे, यानी एक योजना बना करके किए जा रहे थे, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग नियोजन को कह सकते हैं योजना। क्या कह सकते हैं जी, योजना। योजना बनाना को हम क्या कहते हैं, नियोजन कहते हैं। यानी कि संसाधन के लिए क्या नियोजन किया जा सकता है, क्या योजना बनाया जा सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे कि संसाधन का विवेकपूर्ण, यानी संसाधन का विवेकपूर्ण या फिर अच्छे ढंग से है ना, संसाधन का अच्छे ढंग से उपयोग करना, अच्छे ढंग से उपयोग करना क्या कहलाता है, संसाधन नियोजन कहलाता है। अच्छे ढंग से उपयोग करना क्या कहलाता है, संसाधन नियोजन कहलाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे लोग हैं कि उनको अगर मिल जाता है पानी, अधिक मात्रा में अगर जल मिल जाता है तो क्या करते हैं कि लगभग 20 बाल्टी खर्च कर देते हैं केवल हाथ पैर को धोने में, ठीक है। और जो है देखिए कपड़े को धोने में आदमी, पशुओं को भी क्या करते हैं कि वे लोग साफ पानी से ही धोना शुरू कर देते हैं। लेकिन पशुओं को ये चीज़ जरूर होना चाहिए कि हम जो बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थों को, अपशिष्ट जल को जो नदी में बहा देते हैं, वहां पर जो जल क्या होता है कि कुछ देर में साफ हो जाता है, वैसे जगहों पर ले करके पशुओं को नहलाना चाहिए। यानी कि जो भी अपशिष्ट जल है उसी से क्या करना चाहिए कि उसको नहलाना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं, क्या होते हैं कि जल को निकाल करके और डायरेक्ट क्या करते हैं कि अपने पटवन में, अपने कृषि में ले जा करके जल को खर्च कर देते हैं। लेकिन बच्चों हमें ये चीज़ देखना होगा कि संसाधन नियोजन क्या कहता है। ये कहता है ना कि अच्छे ढंग से उपयोग करना, किसका, संसाधन अच्छे ढंग से। देखिए संसाधन नियोजन किसे कहते हैं, संसाधन अच्छे ढंग से उपयोग करना, संसाधन का, यहाँ पे देखेंगे संसाधन का अच्छे ढंग से उपयोग करना संसाधन नियोजन कहलाता है, ठीक है ना। संसाधन नियोजन कहलाता है। जैसे जल का सही ढंग से खर्च करना, वायु का सही ढंग से खर्च करना, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि आपको बहुत अधिक मात्रा में अगर कागज मिल जाते हैं तो उसको सही ढंग से यूज करना। प्लास्टिक आपके घर में कहीं से आ रहा है, उसमें कुछ खाद्य पदार्थ रख करके आ रहे हैं तो उसका आप प्लास्टिक का सही ढंग से यूज करना। मान लीजिए कि प्लास्टिक कुछ ऐसे भी चीजें हैं जिसको आप जो है ना, ये कोई मान लीजिए कोई रखने वाली चीजें में अगर रखा जा सकता है तो उसको प्लास्टिक में नहीं हिलाएंगे तो ही अच्छा रहता है, ठीक है ना। इसलिए प्लास्टिक का कम से कम यूज करना है ना, बिल्कुल न के बराबर यूज करना क्या कहलाएगा बच्चों, संसाधन नियोजन कहलाएगा, ठीक है ना। यानी कि किसी भी चीजों का, किसी भी संसाधनों का अच्छे तरह से विवेकपूर्ण यूज करना यानी कि उपयोग करना क्या कहलाएगा जी, संसाधन नियोजन कहलाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आप लोगों को चलिए संसाधन नियोजन इसके साथ देख लिए, और मैंने यहाँ विकास के स्तर के आधार पर मैंने संसाधन के प्रकार को भी बता दिया है। तो आइए इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं ना कि संसाधन संरक्षण, ठीक है। आइए इसके बाद क्या देखेंगे बच्चों, संसाधन संरक्षण, है ना जी। आइए इसके बाद क्या देखेंगे जी, संसाधन संरक्षण, संसाधन संरक्षण,
संसाधन संरक्षण। अब बोलिए संसाधन संरक्षण के बारे में तो पहले आप पढ़ चुके होंगे, ये छोटे क्लास में जैसे 7th 8th 9th में भी आप पढ़े होंगे कि संरक्षण किसे कहते हैं। किसी भी चीज़ों की सुरक्षा को ही क्या कहते हैं, संरक्षण कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे संसाधन संरक्षण कह रहा है बच्चों, तो संसाधन संरक्षण हम किसे कहते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे संसाधन का, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, संसाधन का जो है नियोजन एवं विवेकपूर्ण, संसाधन का नियोजन यानी क्या, नियम से, नियोजन यानी नियम से, योजना बना करके, नियोजन तथा विवेकपूर्ण यानी कि अच्छे ढंग से, ठीक है ना, विवेकपूर्ण उपयोग करना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधन संरक्षण कहलाता है, संरक्षण कहलाता है ना जी। देखिए इसी चीज को मैंने पहले भी बताया था संसाधन नियोजन के बारे में, यानी कि नियम से उपयोग करने को क्या कहते हैं, संसाधन ये नियोजन कहते हैं। लेकिन उसको जो है संसाधन की रक्षा करना, ठीक है ना। जैसे सुंदरलाल बहुगुणा जी क्या किए थे कि चिपको एक आंदोलन चलाए थे, जिसका नाम क्या है, चिपको आंदोलन। और उसमें क्या कर रहे थे, संसाधन नियोजन नहीं कर रहे थे, वे संसाधन संरक्षण कर रहे थे, यानी पेड़ से जाकर के चिपक जा रहे थे और ये बोल रहे थे। उनका एक बहुत बड़ा ग्रुप बनाया गया था चिपको आंदोलन में, जिसमें वो ये बता रहे थे ना कि पहले हमें काटिए, उसके बाद आप पेड़ को काटिएगा, ठीक है। जिसमें सुंदरलाल बहुगुणा जी एक बहुत ही अच्छा चिपको आंदोलन चलाए थे। सभी सवालों को मैं लास्ट में लिख दूंगा बच्चों, है ना, इसलिए अभी आप लोग इस डेफिनेशन को केवल देखिएगा लोग प्लीज, ठीक है ना। चलिए उसे क्या कहते हैं, विवेकपूर्ण उपयोग करना, संसाधन संरक्षण कहलाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखेंगे बच्चों सतत विकास। उसके बाद क्या है बच्चों, सतत विकास, ठीक है। आइए सतत विकास किसे कहते हैं। देखिए विकास का मतलब तो आप लोग समझ रहे होंगे, किसी चीज़ों में अगर वृद्धि किया जाता है, किसी चीज़ों का निर्माण किया जाता है अच्छे ढंग से, तो उसको कहते हैं विकास, ठीक है। लेकिन सतत विकास किसे कहते हैं, मान लीजिए जैसे आप पेड़ को काट रहे हैं, पेड़ को काट करके क्या कर रहे हैं ना कि बहुत सारे लकड़ियों के बहुत सारे ऐसे चीज़ों को बनवा दे रहे हैं जिससे लोगों को फायदा हो रहा है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं कि विकास कर रहे हैं, सतत विकास आप विकास कर रहे हैं, ठीक है, सतत विकास नहीं कर रहे हैं। लेकिन पेड़ को अगर अधिक मात्रा में काट दिया जाता है, पेड़ को अधिक मात्रा में अगर काट दिया जाता है तो क्या होता है कि आपके आने वाले पीढ़ी, आपके भविष्य में आने वाले जो आपके बाल बच्चे हैं, नाती पोते हैं, वे क्या हो जाएंगे, उससे क्या हो जाएंगे, बहुत अधिक प्रताड़ित हो जाएंगे कि उनको जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ठीक है। तो इसको जो है ना हम क्या कहेंगे, सतत विकास नहीं कहेंगे। हम सतत विकास कहते किसको है, सतत विकास उसे कहते हैं जिसको हम क्या करते हैं, जिस विकास को हम अपने अगली पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए जिस विकास को करते हैं ना, उसको क्या कहते हैं बच्चों, सतत विकास कहते हैं, ठीक है। इसलिए इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए, पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए, बिना क्षति पहुंचाए क्या होता है, भविष्य की आवश्यकताओं को, भविष्य की आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए है ना, मद्देनजर रखते हुए वर्तमान में विकास को कायम रखना क्या कहलाएगा बच्चों, क्या कहलाएगा, सतत विकास कहलाएगा, है ना। ये क्या कहलाएगा जी, सतत विकास। देखिए
पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए। यानी अधिक मात्रा में अगर हम लोग जल का उपयोग कर देते हैं ना, तो तब भी क्या होता है, पर्यावरण को क्षति पहुंचता है। अधिक मात्रा में अगर पेड़ को काट देते हैं तब भी पर्यावरण को क्षति पहुंचता है। और यहाँ पे कह रहा है कि बिना क्षति पहुंचाए क्या करता है, भविष्य की आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए, यानी भविष्य में हमें किसी चीज की कमी ना हो, हमें किसी चीज की क्षति ना हो, उसको मद्देनजर रखते हुए वर्तमान विकास को कायम रखना क्या कहलाता है बच्चों, सतत विकास कहलाता है। क्या कहलाता है जी, सतत विकास कहलाता है। ठीक है ना। चलिए उसके बाद एक और पॉइंट है, क्या, डाकुओं की अर्थव्यवस्था। डाकुओं की अर्थव्यवस्था है ना, अर्थव्यवस्था, डाकुओं की अर्थव्यवस्था। तो डाकुओं की अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं बच्चों? देखिए, हमारे पास लोगों के द्वारा, सरकार के द्वारा, हमारे शासन प्रशासन के द्वारा बहुत सारे चीज़ों को रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम क्या करते हैं कि उससे धोखाधड़ीपूर्ण कार्यों से क्या करते हैं कि हम अपने कार्यों को पूर्ण करने के लिए, अपने स्वार्थ करने के लिए उन सभी को क्या करते हैं कि धोखा से क्या करते हैं ना कि उन कार्यों को करते हैं जिसके पीछे हमें हमारा स्वार्थ छुपा हुआ है। ठीक है ना। तो क्या देखिए, उसे ही क्या कहते हैं, डाकुओं की अर्थव्यवस्था। जैसे देखिए, सरकार की तरफ से अभी ये बोला गया है कि पेड़ को नहीं काटना है, जानवरों को नहीं मारना है, जल का जो है सही ढंग से उपयोग करना है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि धोखाधड़ी से, चोरी छुपे क्या करते हैं कि पेड़ को काट के रात में क्या करते हैं कि इधर से उधर कर देते हैं, हरे हरे पेड़ों को भी काट देते हैं, है ना। तो ऐसे अर्थव्यवस्था को क्या कहेंगे जी, डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहेंगे। यानी मानव एवं तकनीक, यहाँ पे देखिएगा, मानव एवं तकनीक, मानव एवं तकनीक है ना, तकनीक की शोषणात्मक, मानव एवं तकनीक की शोषणात्मक दोहन प्रवृत्ति को क्या कहते हैं बच्चों, डाकुओं की अर्थव्यवस्था। डाकुओं की अर्थव्यवस्था, डाकुओं की अर्थव्यवस्था है ना, डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ठीक है ना। क्या कहा जाता है जी, डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ठीक है। जैसे बहुत सारे जानवरों को ऐसे बोला गया है कि उन्हें मारना ही नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है। और बहुत सारे पेड़ को कहा गया है कि हरे पेड़ को काटना ही नहीं है, लेकिन तब भी क्या करते हैं ना कि लोग पेड़ों को काट देते हैं, और काट करके क्या करते हैं कि धोखे से पुलिस प्रशासन या फिर शासन प्रशासन के नज़र से क्या करते हैं ना कि लुका छुपी करके उस पेड़ को इधर से उधर करते रहते हैं। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे अब आप लोग देखेंगे कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। आप सभी बच्चे क्या समझ चुके होंगे, है ना जी। आइए अब हम चलते हैं। आप लोग, मैंने चिपको आंदोलन का नाम बीच में लिया था, तो आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि क्यों ना थोड़ा सा सवाल भी हो जाए। ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप का जो भी सवाल होता है उसको कुछ क्लियर कर दिया जाए, है ना। तो आइए थोड़ा सा इसके लिए, कौन कौन से व्यक्ति ऐसे महानुभाव व्यक्ति हैं जिन लोगों ने जोर दिया था अपने पर्यावरण संरक्षण पर, अपने संसाधन संरक्षण पर, और किसने और कब इन सभी पे क्या किया था ना कि जोर दिया था। चलिए ध्यान दीजिए थोड़ा सा। यहाँ पे सबसे पहले चिपको आंदोलन की बात कर लेते हैं। चिपको आंदोलन है ना, चिपको आंदोलन किसके अध्यक्षता में हुआ था, तो सुंदरलाल बहुगुणा है ना, बहुगुणा। देखिए, ये चिपको आंदोलन में एक संगठन बनाए थे सुंदरलाल बहुगुणा जी, और ये क्या बोल रहे थे कि पेड़ से जाकर के चिपक जा रहे थे, और ये बोल रहे थे कि पेड़ को काटिएगा तभी जब पहले हमें काटिएगा। ठीक है ना, हमको काटने के बाद में ही पेड़ को काटना है। ऐसे जो भी संगठन बनाए थे ना, केवल सुंदरलाल बहुगुणा जी ही नहीं, ऐसे सभी व्यक्ति जो उस आंदोलन में शामिल थे, वे सारे व्यक्तियों का यही प्रवृत्ति था कि पहले हमें काटिए, उसके बाद पेड़ को काटना है। ठीक है। ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस सवाल को पूछा जा चुका है अभी तक। ठीक है। चलिए इसी प्रकार से एक और था नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन है ना।
नर्मदा बचाओ ये मेघा पाटेकर के द्वारा, मेघा पाटेकर के द्वारा आंदोलन शुरू किया गया था, मेघा पाटेकर के द्वारा। देखिए ये जंगल के चक्कर में क्या कर रहे थे ना कि आंदोलन को चलाए थे, लेकिन नर्मदा नदी से जो जल का दोहन किया जा रहा था, जल को जो है बिना काम के खराब किया जा रहा था, तो ये मेघा पाटेकर जी लेकर के आए थे कि नर्मदा बचाओ, नर्मदा हे नर्मदा अब आप संकट में है, कोई तो आओ और नर्मदा को बचाओ। ठीक है ना, ये आंदोलन किसने चलाया था? मेघा पाटेकर ने। ठीक है, वर्षा जल संरक्षण। अब आइए देखिए वर्षा जल संरक्षण, वर्षा जल संरक्षण, वर्षा जल संरक्षण ये संदीप पांडे, संदीप पांडे। देखिए वर्षा जल संरक्षण के लिए बहुत सारे गांवों में, बहुत सारे नगरों में, शहरों में, कस्बों में क्या किया जाता था ना कि एक तालाब खुदवाया जाता था। ठीक है, और तालाब खुदवा करके क्या किया जाता था कि जैसे मान लीजिए ये तालाब हो गया, तो ये तालाब बहुत गहरा खुदवाया जाता है और नीचे से क्या होता है ना कि जल का संचरण होता है, नीचे हमारे समुद्र में चला जाता है जल, धरती के नीचे जल चला जाता है। तो जल जब तक संचित नहीं होगा तब तक जल नीचे जाएगा कैसे? सारे के सारे जल ऐसे धरातल पर आते हैं और क्या होता है कि सारे जल का वाष्पीकरण ऊपर की ओर हो जाता है और हमारे पृथ्वी में जल की कमी हो जाती है। इसलिए गवर्नमेंट द्वारा एक काम करवाया गया है कि बहुत सारे गांवों में, कस्बों में, नगरों में एक तालाब का क्या खुदाई करवाया जाता है, जिसके लिए क्या करती है ना कि सरकार लोगों को प्रोत्साहन के रूप में कुछ पैसे दौलत भी देती है। ठीक है ना, जिससे क्या करते हैं ना कि लोग इसमें मछली, मत्स्य पालन करने का काम भी करते हैं। ठीक है ना, तो इसे किसने सबसे पहले स्टार्ट किया था? तो वर्षा जल संरक्षण करने के लिए संदीप पांडे जी इसको क्या किए थे ना कि स्टार्ट किए थे सबसे पहले। ठीक है, चलिए उसके बाद और सारे सवाल आएंगे। वर्षा जल संरक्षण के लिए इसमें केस भी किए थे, ये केस लड़ करके और इस संस्था को क्या किए थे ना कि लागू किए थे। ठीक है, चलिए एक और है क्लब ऑफ रोम, क्लब ऑफ रोम, क्लब ऑफ रोम। ठीक है, ये वन संरक्षण के लिए एक और आंदोलन था जो कि 1968 में चलाया गया था। ठीक है, ये सुंदरलाल बहुगुणा के बाद में, जब सुंदरलाल बहुगुणा के ये आंदोलन एक तरह से ध्वस्त हो चुका था, जब खत्म हो चुका था, उस समय जो है फिर एक क्लब ऑफ रोम, ये पर्यावरण को संरक्षण रखने के लिए पेड़ पौधों को काटने पर ये जो रोक लगाया गया था वो 1968 में फिर चलाया गया। ठीक है, उसके बाद इसके लिए क्या किया गया? हमारे पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए एक और सम्मेलन किया गया, मीटिंग किया गया, जिसको क्या कहते हैं बच्चों? हम कहते हैं विश्व शिखर सम्मेलन, विश्व शिखर सम्मेलन कहते हैं, शिखर सम्मेलन। ठीक है ना, विश्व शिखर सम्मेलन कहते हैं। ठीक है, तो विश्व शिखर सम्मेलन कब हुआ था? कुछ डेट जो है आपको हमेशा याद रखना होगा। विश्व शिखर सम्मेलन 1972 में। ठीक है, उसके बाद है हमारा साझा भविष्य रिपोर्ट, हमारा साझा भविष्य रिपोर्ट, रिपोर्ट ये हाँ रिपोर्ट। ठीक है ना, रिपोर्ट। ठीक है, हमारा साझा भविष्य रिपोर्ट, जिसको हम लोग क्या आवर इसको अंग्रेजी में किस नाम से जानते हैं? आवर फ्यूचर रिपोर्ट, लगभग इसी नाम से इसे जाना जाता था। ठीक है ना, आवर फ्यूचर रिपोर्ट। ठीक है, इसके नाम से इसे जाना जाता था। ठीक है ना, इसको जो है 1987 में लागू किया गया था, 1987 में। यानी आवर फ्यूचर रिपोर्ट के बारे में मैंने पहले बताया है कि हमारा साझा भविष्य रिपोर्ट। ठीक है ना, तो इसको जो है मैंने पहले बताया था कि संचित कोष, सतत विकास। ठीक है ना, सतत विकास मतलब कि अपना फ्यूचर को देखते हुए विकास करना, यानी कि उसको क्या कहते हैं? आवर फ्यूचर ये रिपोर्ट कहते हैं, हमारा साझा भविष्य रिपोर्ट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद बड़ी ही सुंदर सा एक पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस। अपने पर्यावरण को शुद्ध और सुंदर स्वच्छ बनाए रखने के लिए एक पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है, जिस दिन हम अपने पर्यावरण को
शुद्ध रखने के लिए प्रण लेते हैं, कसम लेते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, ठीक है ना। तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? तो प्रत्येक वर्ष जो है 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाए जाते हैं। इन सभी सवालों को आप लोग हमेशा याद रखना बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए भारत संसाधन के उपयोग, भारत संसाधन एवं उसके उपयोग हम यहाँ पर पढ़े, 2 पार्ट्स में पढ़े बच्चों। और इसके बाद जो है मैं लेकर के आ रहा हूँ इसका जो क नंबर में जो है, थोड़ा सा मैं बुक देख ले रहा हूँ यहाँ पे। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को कि इसके क नंबर में जो है, चलिए ये खत्म हो गया। क नंबर में प्राकृतिक संसाधन है, आप सभी लोग बुक में देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। क नंबर में जो है प्राकृतिक संसाधन है, चैप्टर नंबर 1 में। फिर इसमें आगे पार्ट्स दिया है, क नंबर में है प्राकृतिक संसाधन, ठीक है ना। बहुत सारे संसाधन के बारे में जैसे हम लोग पढ़े हैं, जैसे हम लोग का जो बाइक है, हम लोग का जो ये फैन है, हम लोग कोई लाइट जला लेते हैं, ये सभी प्राकृतिक संसाधन नहीं है बच्चों, ये सभी मानव निर्मित संसाधन है। लेकिन हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? प्राकृतिक संसाधन के बारे में, जो दैवीय शक्ति के द्वारा हमें मिला है, जो है हमारे ईश्वर ने बना करके हमें भेजा है, उसके बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चों। तो आइए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।